हेलो। आज हम लोग हिंदी 1 में चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो ऑलरेडी ये तुम लोग बचपन में पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होगे। 3rd 4th से ही ये चैप्टर तुम लोग पढ़ते हो, तो ये नया टॉपिक नहीं है, ये ऑलरेडी तुम लोग का पढ़ा हुआ टॉपिक है। हम लोग जस्ट इसको एक बार देख लेंगे कि क्या है ना। 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम लोगों को क्या क्या इसमें जानकारी रखना है। तो अभी हम लोग सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है? भाषा यानी हम एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, यानी समाज में रहता है, और बिना समाज में बिना हम एक दूसरे से बातचीत किए बिना नहीं रह सकते हैं। हर चीज़ के लिए हम किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। यानी काम के संदर्भ में भी अगर कुछ काम हमें पड़ता है, समाज में हम रहते हैं, तो हमें एक दूसरे से हमेशा काम पड़ते रहता है। और इसलिए उस अपनी बात को कहने के लिए या दूसरों के बात को समझने के लिए, दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसको समझने के लिए हमें किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। और भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, और दूसरों के बातों को, दूसरे के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में रहना ही पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है और ना ही उनकी बातों को स्वयं समझ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा मन के भाव या विचार को प्रकट करने और समझने में एक दूसरे की मदद करती है। अब परिभाषा हम देखेंगे। भाषा की परिभाषा: भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझता है। अब हम लोग संसार में अलग अलग तरह के, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। तो अभी हम देखेंगे संसार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, रूसी, चीनी आदि। भारत के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु आदि। तो सिर्फ संसार की बात तो अलग है, लेकिन सिर्फ भारत में ही अगर हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे भारत में बहुत सारी भाषाओं को हम लोगों को भाषाएं देखने को मिलती है। तो इसमें जैसे गुजरात में जाओगे तो गुजराती, पंजाब में हम जाएंगे तो पंजाबी, बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। उसी तरह तमिल, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हमें यहाँ मिल जाएगी। अब भाषा का प्रयोग हम मुख्य रूप से 2 तरह से करते हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिख करके। तो बोल करके यानी जो बात हम बोल करके कहते हैं उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहेंगे, और जब लिख कर हम प्रकट करते हैं तो उस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। अब मौखिक भाषा में हम लोग आते हैं। कोई मनुष्य जब हमारे सम्मुख होता है और हम अपने मन के भाव या विचार को उसके सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण में रखोगे, जैसे बातचीत हम करते हैं या रेडियो सुनते हैं, चाहे भाषण देते हैं, तो ये सब जितने भी हैं, यहाँ पे देखो बातचीत करते हैं, मुंह से बोल रहे हैं। रेडियो यानी सुनने का कार्य कर रहे हैं। भाषण देना, यहाँ पर भी हम अपने मुंह से भाषण देते हैं और कानों के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसे हम मौखिक भाषा में रखेंगे। अब हम भाषा के दूसरे रूप में आएंगे, यानी लिखित भाषा में आएंगे। जब हम अपने मन के भाव
या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसको हम लिखित भाषा का लिखित रूप कहेंगे। जैसे पत्र लिखना या पुस्तक पढ़ना आदि लिखित भाषा का रूप है। यानी लिखना और पढ़ना हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत में आता है। लिखे हुए चीज़ों को हम पढ़ते हैं या फिर अपने विचार को हम लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा का रूप देंगे। अब हम आएंगे एक अन्य तरीके से भी हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, वह है संकेत के रूप में। यानी जैसे गूंगे और बहरे व्यक्ति जो हैं उनको भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते लेकिन संकेतों का प्रयोग करते हैं। यानी अपनी बात को किसी संकेत या इशारे के द्वारा दूसरे को समझाते हैं और दूसरों के द्वारा इशारा करने पर वे अपनी बात को समझ पाते हैं, उनकी बातों को। तो लेकिन इस संकेत को हम भाषा का रूप नहीं देते हैं, लेकिन गूंगे और बहरे व्यक्ति के द्वारा इन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आएंगे भाषा का स्थायी रूप जो होता है क्या है। यानी स्थायी का मतलब हमेशा के लिए जो स्थित है। तो इसको हम लिखित रूप में कहेंगे कि जो बात हम लिख के प्रकट करते हैं वो सालों साल तक हमारे विचार लिखित रूप में रह सकते हैं तो उसे हम भाषा का लिखित या रूप या स्थायी रूप कहते हैं। तो भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य सुरक्षित है। यानी जितने भी साहित्य लिखे गए हैं, जो भी प्राचीन लोगों के द्वारा जो बातों को लिखा गया है वो हमारे साहित्य में ही सुरक्षित है। और साहित्य के द्वारा हम बहुत सारी अपनी पुरानी बातों को या पुरानी संस्कृति से हम परिचित हो पाते हैं उन्हें पढ़ करके। अब हम आएंगे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। यहाँ पे तुम सामने देख रहे हो राष्ट्रभाषा। यानी इसको अगर हम तोड़ते हैं तो इस शब्द में हमें दो शब्द मिलता है, राष्ट्र और भाषा। यानी राष्ट्र की भाषा। तो किसी देश में जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकतर लोगों के द्वारा किया जाता है वह उस देश के लिए राष्ट्रभाषा कहलाता है। जैसे हमारे भारत में ही देखा जाए तो बहुत से लोगों के द्वारा हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए हम देखेंगे। तो हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यानी देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा या समझी जाने वाली भाषा, तो उसे हम उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब हम आएंगे राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर यह है कि राजभाषा उसे कहेंगे जिसमें कार्यालय यानी कि जितने भी ऑफिस में जितने वर्क्स होते हैं, कार्यालय में जिस भाषा में अपने काम को किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है उस देश का। तो दोनों में डिफरेंस इतना साफ ध्यान में रखोगे तुम लोग। पहला राष्ट्रभाषा है यानी राष्ट्र के द्वारा अधिक लोगों के द्वारा बोले जाने या समझे जाने यानी अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने वाला, आम लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो भाषा है वो राष्ट्रभाषा कहलाएगा। जबकि राजभाषा जिसमें वहाँ के कार्यालय सरकारी दफ्तरों में काम करने की जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो देश के कार्यालय तथा राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। तो हिंदी भारत की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी है। यानी यहाँ हमारे कार्यालय में दो तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चूंकि 14 सितंबर को ही इसका राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आओगे मातृभाषा। यानी बच्चा
जन्म के बाद जिस भाषा को अपने परिवार या माँ के द्वारा सीखता है सबसे पहले, उसे मातृभाषा कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा परिवार में जन्म लेता है, उसके सदस्यों द्वारा बोली गई भाषा ही वह सबसे पहले ग्रहण करता है। जिस परिवार में हिंदी भाषा बोली जाती है उसका बच्चा सर्वप्रथम हिंदी भाषा सीखता है। इसी प्रकार जिस परिवार में गुजराती भाषा बोली जाती है उसका बच्चा सबसे पहले गुजराती भाषा सीखता है। परिवार द्वारा सिखाई गई यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। अब हम आएंगे मानक भाषा। मानक भाषा यानी सबों के द्वारा जो मान्य है, विद्वानों के द्वारा। तो विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत किया गया भाषा का रूप ही मानक भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली है। इसे पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में देखा जा सकता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इन 22 भाषाओं के नाम इस तरह से देख लोगे: हिंदी, संस्कृत, असमिया, गुजराती, बंगाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संथाली, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मणिपुरी, मैथिली, सिंधी और मलयालम। तो ये 22 भाषाएं जो हैं वो हमारे देश में मान्य भाषाओं के रूप में जाना जाता है। अब हम आएंगे बोली। बोली भी भाषा का ही एक रूप है, लेकिन ये अपनी आरंभिक अवस्था में रहता है, यानी इसमें साहित्य इसमें नहीं लिखा जा सकता है, साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। सिर्फ छोटे क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बहुत सीमित क्षेत्र होता है इसका प्रयोग का। और इसके अंदर लोक कथाएं तुम्हें मिल जाएंगी या फिर लोक गीत तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगर इसमें साहित्य खोजना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा। तो भाषा का प्रारंभिक रूप, यानी अभी ये विकास के क्रम में ही है, अल्प विकसित रूप है, उसको हम बोली कहते हैं। तो यह सीमित क्षेत्र में बोला जाता है और इसका प्रयोग लोक कथा तथा लोक गीतों में किया जाता है, लेकिन साहित्य की रचना नहीं होती है। अब हिंदी में ही लेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी बोलियां तुम्हें मिल जाएंगी। ये अलग अलग क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो हिंदी के अलग अलग रूप तुम्हें मिलेंगे, जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, राजस्थानी, मारवाड़ी, बुंदेलखंडी आदि। ये सब भाषा का क्षेत्रीय रूप यानी बोली है ये सब। अब हम आएंगे लिपि में। तो लिपि यानी कि भाषा को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, यानी कोई ऐसा चिन्ह जिसको अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करें तो एक ऐसा चिन्ह होना चाहिए जो लोगों के द्वारा समझा जा सके। तो उस चिन्ह को हम लिपि के रूप में जानते हैं, और हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, पहले मनुष्य मौखिक भाषा का प्रयोग करता था, यानी पहले मौखिक ये सिर्फ मुंह से बोल करके भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में लोगों का आसपास के लोगों से जब उनका मेलजोल बढ़ा और अपनी बात दूर तक पहुंचानी थी, तब उसे एक माध्यम की जरूरत पड़ी और उसे दूर स्थित लोगों तक अपने विचार पहुंचाने की आवश्यकता हुई। तब वो मुंह से बोली हुई बात को लिख करके, ध्वनियों को लिख करके लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, ताकि वो चिन्ह लोगों के द्वारा पहचाना जा सके, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाई जा सके, और ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। तो भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि कहलाती है, और कुछ
और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कई भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, उनमें हल्का परिवर्तन के साथ, कुछ अलग अलग परिवर्तन के साथ लोग इसे अपनाते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो कुछ भाषाओं को यहाँ पर दिया जा रहा है उसकी लिपियों के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा लिपि। तो हिंदी है, हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी। अब आएंगे पंजाबी, इसकी गुरुमुखी हो जाती है लिपि, बांग्ला लिपि हो जाती है, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, रोमन। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाषा और उनकी लिपियां, तो इन्हें तुम लोग को याद करना होगा। अब हम आएंगे साहित्य के बारे में जानेंगे। साहित्य क्या है? यानी विद्वान जब अपने विचार को प्रकट करते हैं लिखित रूप में, तो उनका जो उनके विचारों का जो संग्रह होता है, यानी एकत्रित रूप जो होता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। तो साहित्य के बारे में अब तुम लोग देखोगे, आरंभ से ही विद्वानों के विचार लिखित रूप में संचित किए जाते रहे हैं। लिखित ज्ञान का यह भंडार ही साहित्य कहलाता है। अब देखो, साहित्य दो प्रकार का होता है, पहला है गद्य और दूसरा पद्य। गद्य यानी जितनी भी कहानियां, गद्यांश, जीवनी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण जो भी लिखा जाता है, वो सब हम गद्य के रूप में पढ़ेंगे, यानी वो गद्य के अंदर हम रखेंगे। और पद्य में आएंगे तो इसमें जितने भी कविताएं, पद या गजल, गीत, दोहे, छंद आदि जितने भी तुम्हारी कविता के रूप में जितनी भी रचनाएं होती हैं, वो सभी तुम्हारा पद्य के में अंतर्गत आते हैं। अब हम आएंगे व्याकरण। तो बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि व्याकरण का मतलब क्या है और व्याकरण क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले व्याकरण एक ऐसा नियम है, भाषा का ये नियम है, और हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यवस्थित रूप होते हैं, जिसके द्वारा हम उस भाषा को सही तरीके से जान सकते हैं, यानी उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका प्रयोग हम सही रूप से कर सकते हैं। तो भाषा के उस रूप को हम व्याकरण कहते हैं, और हर भाषा का अपना अपना कुछ नियम होता है जो उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाता है। अब हम आएंगे, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य को ध्यान से देखना है। गीता खाना पकाता है, ये सही है? हाँ, गीता खाना पकाता है। यहाँ पर क्या होगा? गीता खाना पकाती है। हम सभी खाएगा, यहाँ पर ये भी गलत है, इसे क्या होना चाहिए? हम सभी खाएंगे। उपयुक्त दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में गीता के साथ क्रिया का स्त्रीलिंग रूप लगना चाहिए, जैसे गीता खाना पकाती है, और दूसरे वाक्य में हम के साथ क्रिया का बहुवचन रूप लगना चाहिए, यानी हम सभी खाएंगे। तो व्याकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें इसी व्याकरण के द्वारा मिलता है। तो अभी हम लोग, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।